बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर जनरल नॉलेज का हम आज अफ्रीका को पढ़ेंगे। अफ्रीका की तरफ आते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो मेडिटरेनियन सी इधर है, मेडिटरेनियन सी से निकलता है। मेडिटरेनियन सी से निकलते हैं हम लोग तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में आते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक छोटी सी नैरो पैसेज वे स्पेन और मोरक्को के दरमियान में, और फिर अटलांटिक ओशन में आती हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए साउथ अटलांटिक ओशन, और फिर उसके बाद हम इंडियन ओशन से आते हैं, मेडागास्कर से ऊपर से होकर तो इधर जाती हैं। ये गल्फ़ ऑफ अदन है, और गल्फ़ ऑफ अदन से एक छोटा सा रास्ता नैरो होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब से हम रेड सी में आते हैं, रेड सी से फिर हम स्विस कैनाल से मेडिटरेनियन सी में चले जाते हैं। तो ये एक सेपरेट सा पीस ऑफ लैंड है, या ये मैसिव लैंड का पीस है, इसको हम अफ्रीका बोलते हैं। अफ्रीका को हम तीन हिस्सों में अगर हम देखें तो मेडिटरेनियन सी जो है, जिसको बहीरा रोम भी बोलते हैं, मेडिटरेनियन सी ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका को आपस में जुदा भी करता और मिलाता भी, यानी यहाँ से अगर आप शिपिंग करें तो उसके बाद आप यहाँ पे यूरोप में पहुँच भी सकते हैं। उसके बाद अफ्रीका को ये हिस्सा जो इजिप्ट का है, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये कनेक्ट करता है एशिया के साथ, और अफ्रीका इधर से सारे का सारा ओशन में घिरा हुआ है। लेकिन अफ्रीका के बीच में, ये इजिप्ट के बीच में ख़ास तौर पर ये वाली लैंड है, इसको काट कर 1859 में प्लान किया गया था स्विस कैनाल बनाने का, और 1869 में ये कंप्लीट हुई, 10 साल के अंदर अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पानी छोड़ा गया तो ये भी तकरीबन अलहदा हो जाता है इसके साथ ये। अब हम अफ्रीका की तरफ आती हैं, तो अफ्रीका के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये कहा जाता था कि पूरी दुनिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक ही हिस्सा थे और वो अफ्रीका के साथ जुड़े हुए थे। अफ्रीका सेंटर में था और ये सारे कॉन्टिनेंट्स उसके साथ जुड़े हुए थे, यानी रशिया है, चाइना है, इंडिया इस तरीके से इसके साथ जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके साथ मौजूद था, सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान में ये रेड सी मौजूद नहीं था, आपस में जुड़े हुए थे। नीचे से अंटार्कटिका का इधर जुड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है लैटिन अमेरिका का इसके साथ जुड़ा हुआ था, और ऊपर से जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे, एंड दैट वाज अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड दिस वाज कॉल्ड अ सुपर कॉन्टिनेंट। और इसका एक नाम था जो कि उस वक़्त के जो थे साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेजनर जर्मनी के थे, उनके हाइपोथेसिस पेश किया था कि ये सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम जो उन्होंने दिया था उसको कहते हैं पैंजिया, PANGAEA, पैंजिया। और ये 1900 के शुरू में उन्होंने ये हाइपोथेसिस पेश किया था कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक जैसे थे। पर लेटर ऑन 1960s जब प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आई तो सब ने उनकी ये बात मानी। पहले वो बात उनकी नहीं मानती थी इस हाइपोथेसिस को, लेकिन बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ ये सारे सुपर कॉन्टिनेंट थे। और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग होने शुरू हो गए, और इस अलग होने के अमल को कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, के कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए, दे ड्रिफ्टेड अवे। लेकिन अफ्रीका वहीं पे वहीं खड़ा रहा। इसके साथ होने की वजह से और इसके दूर जाने की वजह से जो फोर्सेस ऑफ स्ट्रेन हैं वो अफ्रीका की लैंड मैस के ऊपर पड़ी और इसमें क्रैक्स आ गए। आज भी अगर हम अफ्रीका को देखते हैं तो इसकी साइड्स जो है ऐसे लगते हैं जैसे क्रैक्स आए हुए हों, या फिर बिल्कुल स्कार्पमेंट है यहाँ पे। और इधर हम देखते हैं तो ये क्रैक आया हुआ है, जब भी बारिश होती है या हाईलैंड से वाटर नीचे की तरफ आता है तो इन क्रैक्स में आ जाता है। ये भी एक क्रैक है, ये भी, इसमें भी फ्रेश वाटर आ जाता है जिसकी वजह से ये लेक बन गई है। इसी तरीके से इथोपिया के ऊपर भी क्रैक्स हैं। तो डिफरेंट हिस्सों के अंदर क्रैक्स हैं, और उन क्रैक्स में या लेक्स बनी हुई हैं या रिवर्स बने हुए हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अफ्रीका इज़ ए लैंड ऑफ लेक्स। अच्छा, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी, क्योंकि इस तरीके से आपको खींच रही हों मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स और आपसे दूर जा रही हों तो आपके जिस्म जो है वो खुल जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। तो अफ्रीका के अंदर भी कुछ इस तरीके के क्रैक्स आए हुए हैं।
इसमें हम अफ्रीका को अगर और देखें तो ये हर्थ ऑफ सिविलाइजेशंस हैं। कहा जाता है कि होमो सेपियंस जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो अभी जानवर और इंसानों की शक्ल के दरमियानी हिस्से में थे, एप्स, और अभी इर्तकाई मनाजिल में से गुजर रहे थे, ट्रांजिशन फेस में से, तो वो सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। तो अफ्रीका में ख़ास तौर पे ईस्टर्न अफ्रीका से जो सबसे पहली जो हमारी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई थी होमो सेपियंस से, वो निकल के तो नॉर्दर्न अफ्रीका में आए थे। और आज जो फॉसल फ्यूल्स मिले हैं यहाँ से, एक चीज़ तो ये बताती है कि यहाँ पे कभी किसी ज़माने में स्नो फॉलिंग होती थी, स्नो में दबे हुए थे, और साहिल के किनारों से फॉसल फ्यूल्स मिले और बताते हैं कि यहाँ पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे होमो सेपियंस के, वो यहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होमो सेपियंस जो हैं कोई ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले यहाँ पे इवॉल्व हुए, बल्कि इससे पहले भी 10 लाख साल पहले जब एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो भी अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था 10 लाख साल पहले। और फिर उसके बाद 1 लाख साल पहले होमो सेपियंस यहाँ पे पैदा हुए थे, यानी कि जो इंसान की पहली शक्ल थी। और फिर उसके बाद 10,000 साल पहले इंसान ने यहीं पे अफ्रीका से ही एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, सेटल्ड कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी। एग्रीकल्चर से फिर आगे निकल कर जो इंसान है 10,000 साल पहले वो मिडल ईस्ट में गए, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट का वो वाला इलाका जहाँ पे सीरिया और इराक मौजूद है, इस जगह के ऊपर आकर आबाद हुए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहीं से ही वो यूरोप में गए, और इधर से ही फिर आगे की तरफ फैलते गए, इवन के ऑस्ट्रेलिया तक भी, और इधर से ही फिर बाकी जो कॉन्टिनेंट्स में गए। तो इसका मतलब है कि इंसान की जो ओरिजिन है, होमो सेपियंस का जो ओरिजिन है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अफ्रीका। सो अफ्रीका में से वो इमर्ज हुए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, यानी 3 आपने याद रखनी है, 10 लाख साल, फिर उसके बाद 1 लाख साल, और फिर 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ था, उन्होंने मिडल ईस्ट की तरफ कूच किया था। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि 1000 साल पहले, यानी कि 1400 साल पहले जब इस्लाम इमर्ज हुआ अरेबिया में, ये मक्का और मदीना में, तो फिर मुसलमानों की जो वेव्स कॉन्क्वेस्ट की थी वो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ और ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ गई। तो सबसे पहले यहाँ इस्लाम फैला, और इस्लाम का ये एरिया बड़ा पावरफुल एरिया है, यानी आधा कॉन्टिनेंट ये इस्लामिक कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका के बारे में ये भी कहा जाता है कि दिस इज़ द इस्लामिक कॉन्टिनेंट, यानी मुसलमानों का कॉन्टिनेंट है। सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम का असर यहाँ पर हुआ, ना सिर्फ असर हुआ बल्कि यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज जो है वो भी इन सब की अपनी लैंग्वेज हो गई, जो कि नेटिव लैंग्वेजेस थी वो ख़त्म कर दी गई। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके हवाले से, तो आज भी देखते हैं इवन जो है अगर नॉर्दर्न अफ्रीका को देखें, ये वाला नॉर्दर्न अफ्रीका, ये सारा इस्लाम है। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ट्रांजिशन होती जाएगी। इसके साथ साथ ट्रांजिशन का मतलब है नीचे ख़ास तौर पर आबाई लोग आबाद हैं और क्रिश्चियंस आबाद हैं। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का हसीन इम्तजाज है। ख़ास तौर पर जो हिस्सा मुसलमान नहीं हो सका था, ये वाला हिस्सा जिसमें वेस्टर्न अफ्रीका मौजूद है और इसके अलावा सदर्न अफ्रीका मौजूद है, ये वाला हिस्सा जो मुसलमान नहीं हो सका था, जहाँ तक इस्लाम पेनिट्रेट नहीं कर सका, वो फिर बाद में यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने इसको क्रिस्टन किया। क्योंकि यूरोपियंस जो थे यहाँ से जब अफ्रीका को सर्कम नेविगेट करके तो जाते थे इंडिया या एशिया का छोटा रास्ता यहाँ से बनाते थे, तो जितना हिस्सा जो है वो गुजर के आते थे, वक्त के साथ साथ उन्होंने इसके ऊपर इसको कॉलोनाइज भी किया और साथ में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया। तो इस्लाम इस हिस्से के ऊपर है, जैसे जैसे साउथ में जाएंगे क्रिश्चियनिटी फैलती जाएगी। और साउथ यानी सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ पर क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों आपस में को एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर उनके दरम्यान में सिविल वॉर्स भी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे एक बड़ी इम्पॉवरिश्ड कंट्री है जिसको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कहते हैं। 2-3 साल पहले यहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी टेरर कैंपेन स्टार्ट की यहाँ के क्रिश्चियंस ने, जो कि मेजॉरिटी में थे, और उनको धकेल के उन्होंने चार्ट के अंदर भेज दिया, जो कि जहाँ से उनके बकौल मुसलमान यहाँ से आए थे। तो हम देखते हैं
कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका है दैट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड, जैसे इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। अब इवन नीचे वाली कंट्रीज़ देखें, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, इसकी आधी आधी कंट्रीज़ जो ऊपर वाली हैं वो सारी मुस्लिम डोमिनेटेड, नीचे वाली आधी आधी कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं। उसके साथ नीचे अगर आप देखें नाइजेरिया में जो ख़ास तौर पे नॉर्दर्न हिस्सा है इसको कहते हैं कानो का प्रोविंस, और यहाँ पे मुसलमान शरिया के नफाज के साथ रहते हैं। और इसी एरिया के अंदर जो बोको हरम एक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यहाँ पर ही आबाद है। और नीचे वाला हिस्सा जो है ज़्यादातर वो क्रिश्चियन है। इसी तरीके से सूडान में हम देखते हैं तो नॉर्दर्न सूडान जो है मुसलमानों का है, और सदर्न सूडान ने अभी प्लेबिसिट के ज़रिए से अंडर UNO आज़ादी हासिल की है नॉर्दर्न सूडान से, और एक और नई कंट्री इमर्ज होकर आई है जिसको कहते हैं सदर्न सूडान। तो ये सूडान और ये सदर्न सूडान यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न सूडान है। अब हम आते हैं, ना सिर्फ ये कि ये वाला हिस्सा मुसलमानों का इलाका है जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, बल्कि ये सारा डेजर्ट भी है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ दिस डेजर्ट विच इज़ इन द नॉर्दर्न अफ्रीका, एंड दैट इज़ कॉल्ड सहारा डेजर्ट। ये कौन सा डेजर्ट है? ये सहारा डेजर्ट है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेजर्ट है, यानी ऑस्ट्रेलिया का इंटीरियर पार्ट जो है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। और डेजर्ट के एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर सिटीज़ हैं वहाँ पे ओसीस हैं, यानी छोटे छोटे नखलिस्तान जिसके गिर्द टाउन, सिटीज़ और विलेजेस आबाद हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे ये सेंट्रल अफ्रीका में फॉरेस्टेड एरिया है, रेन फॉरेस्ट यहाँ पे आबाद है, रेन अच्छी खासी आबाद यहाँ पे होती है। तो ये सारा फॉरेस्टेड, जिसके बारे में हम अक्सर कहानियों में पढ़ते रहते हैं कि हाथी हैं, चीते हैं, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे आबाद हैं। तो इवन के मेडागास्कर के टार्जन की कहानियाँ भी हम पढ़ते हैं, और इस एरिया के भी। उसके बीच में यानी नॉर्दर्न अफ्रीका जहाँ पे डेजर्ट ख़त्म होता है और उसके बाद जहाँ से ये ग्रीनरी और थिक फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं, उसके दरमियानी हिस्सा जो है इसको हम अक्सर अरबिक में बोला जाता है साहिल, यानी कि ट्रांजिशनल एरिया। और ये ट्रांजिशनल से एरिया जो है ये डिज़र्टिफिकेशन का भी शिकार है, और हल्की फुल्की घास फूस भी यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अक्सर औकात इस एरिया को कहा जाता है कि ऊपर से डेजर्ट आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करता जा रहा है और इनकी इकोनॉमी को भी डिज़र्टिफाई करता जा रहा है। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इसके जो MCQ टाइप के जो जनरल नॉलेज के हैं चीज़ें वो देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो अफ्रीका का, इसका जैसे सींग निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सोमालिया, इथोपिया, फिर उसके बाद ये जिबूती, एरिटेरिया, ये जिबूती, ये सोमालिया, ये इथोपिया। ये वाली कंट्रीज़ जो हैं उनको अक्सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लेकिन सोमालिया और इथोपिया इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इथोपिया और सोमालिया इसको मिला के किसी ज़माने में यहाँ पे हबशा की एम्पायर होती थी जिसको एबिसीनिया बोलते थे, और हमें पता है कि यहाँ से इस्लाम की पहली माइग्रेशन हुई थी एबिसीनिया में, और एबिसीनिया में आके जो नजाशी है उसके साथ उन्होंने बातचीत की और उनको इस्लाम की दावत की, और वो मुसलमान भी हो गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा जो गायबाना है वो भी पढ़ी थी। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, ये नाइजेरिया जो है ये वाली कंट्री, आप देखें कि जैसे किसी का दिल होता है एक साइड के ऊपर, इसी तरीके से सारे अफ्रीका का ये एक तरह से दिल है। तो हम इसको हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। किसको? नाइजेरिया को हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। और नाइजेरिया जो है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अफ्रीका, एज वेल एज नाइजेरिया इज़ दी ऑयल कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, क्योंकि नीचे जो है एक इस एरिया के अंदर नाइजर डेल्टा है, क्योंकि नाइजर रिवर जो नाइजर से निकलकर नाइजेरिया के अंदर आता है और यहाँ पे आके इसके अंदर जो है वो गिर जाता है, वहाँ पर उसको नाइजर डेल्टा बोलते हैं। नाइजर डेल्टा में तेल अच्छा खासा मौजूद है नाइजेरिया का। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हम क्योंकि जब अफ्रीका का नाम आए तो
इसका जो रिवर है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, उसके ज़िक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं होता। और वो कौन सा रिवर है? वो है रिवर नाइल। और रिवर नाइल जो है वो निकलता है ऑलमोस्ट तंजानिया के करीब, ये लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से वो निकलता है और यहाँ पर बॉर्डर के साथ साथ होता हुआ तकरीबन जाता है सूडान की तरफ। इसकी एक शाख इथोपिया से निकलती है, इथोपिया के हाईलैंड से वहाँ से निकलती है, और इथोपिया के हाईलैंड से आकर तो सूडान में खर्तूम के मुकाम पर दोनों शाखें जो है मिल जाती हैं, और फिर उसके बाद इजिप्ट की तरफ दरियाए नील जो है बढ़ता है और फिर यहाँ पे मेडिटरेनियन सी में आके वो गिर जाता है। अब कितनी कंट्रीज़ के बॉर्डर के साथ मिलके और कंट्रीज़ के बीच में से आता है? 11 कंट्रीज़ के बीच में। वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक तंजानिया है जिसके यहाँ पे लेक विक्टोरिया मौजूद है, तंजानिया, फिर ऊपर युगांडा, युगांडा के साथ ये जो छोटी सी कंट्री है रवांडा, उसके नीचे छोटी सी कंट्री है ब्रूंडी, और इसके साथ एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बोलते हैं ये। फिर उसके बाद ऊपर आ जाएँ तो युगांडा, युगांडा के बाद ये भी कीनिया, कीनिया भी कीनिया के साथ से भी निकलता है। तो कीनिया, युगांडा, तंजानिया, ब्रूंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके ऊपर आ जाए साउथ सूडान से नॉर्दर्न सूडान, और फिर इथोपिया से एक और इसकी शाख निकलती है, दोनों मिलके खुर्तूम में दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलके फिर इजिप्ट की तरफ जाती हैं। तो ये तकरीबन 11 कंट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 केनिया। तो ऐसा कोई भी रिवर दुनिया में नहीं है जो इतनी सारी कंट्रीज़ के बीच में से या उसके बॉर्डर के करीब से निकलता हो। इसकी 2 शाखें हैं। जो लेक विक्टोरिया से शाख निकलती है उसको कहते हैं वाइट नाइल, और वो निकलते हुए इस तरीके से बॉर्डर से होते हुए जाती है सूडान, और जब यहाँ पहुँचती है तो इथोपिया की हाईलैंड से एक और शाख निकलती है, उसको कहते हैं ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल आकर यहाँ पे गिर जाती है। तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके नाइल बना देते हैं और फिर ये इजिप्ट के अंदर होके आगे जाती है। इजिप्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसके करीब से आती हैं? जैसे इजिप्ट के इजिप्ट में दाखिल होता है नाइल, यहाँ पे असवन एक सिटी है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हाई असवन डैम यहाँ पे मौजूद है जो कि 1968 में कंप्लीट हुआ था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नासिर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको बनाया था, और इसके साथ इजिप्ट की 50% जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी जो 50% और लैंड है उस वक्त जो मौजूद थी उससे ज़्यादा 50% लैंड बढ़ गई है। और फिर यहाँ से होता हुआ कायरो में से जाता है, कायरो सिटी इस रिवर के पास मौजूद है, और फिर जब ये जाके मेडिटरेनियन सी में गिरता है तो वो हिस्सा है अलेक्जेंड्रिया पे जाके तो वो एक डेल्टा बनाता है, डेल्टा बना के तो फिर मेडिटरेनियन सी में गिर जाता है। ये वाहिद रिवर है दुनिया का जो मैप में साउथ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ में जाके मेडिटरेनियन सी के अंदर गिर जाता है। बाकी जितने भी रिवर्स हैं वो साउथ से स्टार्ट नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि इसकी टपोग्राफी है, टपोग्राफी का मतलब है पहाड़ यहाँ पे ज़्यादा हैं और फिर लैंड नीचे की तरफ जाती है। ये तो मैप है, इसके सामने लगा हुआ है, हमें ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। रिसेंटली इथोपिया की हाईलैंड में जहाँ से ब्लू नाइल निकलता है, वहाँ पे इथोपिया एक ग्रेट रेनेसेंस डैम बना रहा है। एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट है जिसमें उसने सूडान के साथ एग्रीमेंट किया है कि सूडान को भी उस डैम में से जो बिजली बनेगी वो दिया करेगा। तो सूडान और इथोपिया एक हो गए, लेकिन इजिप्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये वॉर के मुतरादिफ है, अगर इथोपिया ने ये बनाया तो हम वॉर भी कर सकते हैं। तो ये टेंशन अच्छी खासी इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान में बनी हुई है नाइल के रिवर के ऊपर। तो ग्रेट रेनेसेंस डैम अगर बनता है तो इजिप्ट क्या अटैक कर देगा या क्या होगा, क्योंकि इजिप्ट के बकौल के उस डैम की वजह से बहुत सारा पानी रुक जाएगा और इजिप्ट के अंदर जो पानी है वो उसकी किल्लत हो जाएगी। तो ये जो ग्रेट रेनेसेंस डैम है ये आजकल उनके दरमियान में एक वजह तनाज़े बना हुआ है। तो इस तरीके से ये आज की ये जो रीसेंट जो करंट अफेयर्स है उसकी बात है।